के संसार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सुरती साहब ने अभी अपनी एक कार्टूनिस्ट के तौर पे जो जर्नी थी उसके बारे में बताया, फिर एक कहानीकार के तौर पे जो जर्नी थी और उससे जुड़े हुए इंसिडेंट्स थे वो बताए। अब हम इनकी जो पेंटर के तौर पे जो जर्नी रही है उसके बारे में बात करेंगे। सर, उस जर्नी के बारे में बताइए, अपनी पेंटर की जर्नी के बारे में, एक पेंटर के तौर पे। मेरे मन में पहले से ही ये लिखा हुआ था जी कि तुम्हें पेंटर बनना है। कार्टूनिस्ट और कहानीकार के साथ साथ वो बाकी सब चलता रहे, लेकिन पिन पॉइंट कर सके जिंदगी का मकसद जो सबसे ऊपर है, प्रीडोमिनेंट है कि वो मेरी पहचान बने पेंटर के तौर पे बने। बस यही था। उसके लिए मुझे राइटिंग करना पड़े, राइटिंग करूंगा। उसके लिए मुझे कार्टून बनाना पड़े, मैं कार्टून बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा। कॉलेज में था तो 5 साल गुजर गए जे कॉलेज, जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 5 साल गुजर गए। और अब मैंने पहली एग्जीबिशन पेंटिंग्स की बम्बई में एक गैलरी में की। 7 दिन तक इंतज़ार करता रहा कि कोई ग्राहक आए और एक पेंटिंग खरीदे, कम से कम एक, ताकि मेरा खर्चा निकल जाए। एक भी बेच नहीं पाया। दूसरे साल दूसरी एग्जीबिशन की, वो भी फ्लॉप। 5 फ्लॉप शो दिए। अच्छा, 5 बार एग्जीबिशन लगाई और 5 बार कुछ नहीं बिका। 5 बार फ्लॉप यानी कि नॉट वन पेंटिंग सोल्ड। लेकिन जज्बा जो था वो ऐसा था कि छोड़ूंगा नहीं इसको। अब बीवी जो थी, अब शादी हो चुकी थी। अच्छा। बीवी जो थी वो बार बार कहती थी पेंटिंग को छोड़ो, कुछ और करो, राइटिंग करो, ये करो, क्योंकि उसमें पैसे मिल रहे हैं, राइटिंग में मिल रहे हैं, इसमें तो जा रहे हैं, कार्टून में मिल रहे हैं। बिल्कुल। और वो भी बेचारी, उसका भी कोई दोष नहीं। हाँ, घर तो चलाना है, घर चलाना है, खाना तो खाना ही है। वो आखिर में उसने कहा 59 में कि देखो, मेरे पास जो पैसे मैंने बचा के रखे थे वो सब खत्म हो गए और अब गहने बेचने पड़ेंगे। मैंने कहा ये 6ठा शो जो मेरा है, बुक है। अच्छा। ताजमहल होटल में, ताज आर्ट गैलरी, ये बड़ा गैम्बल कर रहा हूँ। पैसे कर्ज यहाँ से भी लिए, वहाँ से भी लिए, सबसे प्रोमिनेंट जगह पे जहाँ से मिले वहाँ से पैसे लिए। और ये शो फ्लॉप होता है तो हम गांव चले जाते हैं, यानी कि बैक टू सूरत। ओके। तो बेचारी वो तो दुआ मांगने लगी कि इसका ये शो फ्लॉप हो जाए, शो फ्लॉप हो जाए और हम सूरत चले जाए। बड़ी इनोसेंट, बड़ी प्यारी। अच्छा, और एग्जीबिशन खुलने से हफ्ते भर पहले मैं जहांगीर आर्ट गैलरी में एक कैंटीन था जी, नाम भूल रहा हूँ उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, बड़ा मशहूर था, जहाँ राजेश खन्ना भी आता था और शम्मी कपूर भी आता था। इन सबको मैंने देखा था। और अब मेरी हालत ये थी वहाँ कि मैं इंतज़ार कर रहा था कि कोई चाय पिलाने वाला मिल जाए। इतने भी पैसे नहीं थे। हाँ? इतने भी पैसे नहीं थे। मैं एक टेबल पर बैठ तो गया था मैं। तब चाय कितने की आती होगी जहांगीर आर्ट गैलरी की उस कैंटीन में? चाय का एक कप उस समय कितने का आता होगा? तब की बात वो 1 रुपये में, 1 रुपये में आता था। 1-1.5 रुपये में तो सब। तो मैं बैठा था कि कोई आ जाए तो पीने को मिलेगी। तो एक बनिया आया, वो भी कालबा देवी के जो बनिए होते हैं ना, मारवाड़ी टाइप बिजनेस करते हैं वहाँ। हाँ, बिजनेस वाला आया, सामने बैठा। पहले तो उसने पूछा कि क्या मैं बैठ सकता हूँ। मैंने कहा प्लीज़ बैठिए आप। और मैं अपने ख्यालों में गर्क हो गया। और उसने मुंह खोला, कहा आप विदेश जा रहे हैं। अच्छा, जैसे कोई ज्योतिषी बताता है। हाँ। अच्छा। विदेश जा रहे हैं। तो मैं हंसा। मैंने कहा मेरे पास घर जाने के लिए बस का किराया नहीं है। अगर इसका इंतजाम हो जाता है तो मैं विदेश जाऊंगा। अच्छा। तो फिर तो उसने कहा कि आप ईस्ट में नहीं, वेस्ट में नहीं, ईस्ट में जाओगे।
वो उस पर कुछ ऐसा इल्हाम हुआ था, वही हुई कि वो बोलता चला जा रहा था। अच्छा। और मैं हंसता जा रहा था। फिर कहा कि आप अगले साल नेक्स्ट ईयर अगस्त में जाओगे विदेश। विदेश, यानी कि 4-6 महीने का गैप ओनली। ओनली। ये और नहीं कहा यहाँ- कि 20 साल के बाद हाँ। जाओगे कि 50 साल के बाद तो जाओगे। आपको हंसी इसलिए आई होगी कि यहाँ तो हाँ। एग्जीबिशन के शो फ्लॉप हो रहे हैं। हाँ, अब तक तो मैं तो मुस्कुराता रहा। और उसने चाय भी मंगवा ली 2, तो मेरे से चाय भी हो गई मेरी। चाय का इंतजाम अपने आप हो गया। हाँ। और फिर ज्योतिषी ने कहा कि आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे तो वहाँ एक लड़की खड़ी होगी तुम्हारे इंतज़ार में। अब मुझे इंटरेस्ट पड़ा। यहाँ से कहानी ने कोई अच्छा टर्न लिया। मैंने कहा आगे आगे। अब उसका मूड उखड़ गया था। उसे लगा कि आप मजाक में ले रहे हैं बात। हाँ, और मैं तो हंसता रहा ना। मैंने कहा अब क्या, तो बोले अब मैं बिल देता हूँ और मैं जा रहा हूँ करके निकल गया हो। चलो, मैं तो फिर पैदल डोंगरी पर रहता था, जहांगीर गैलरी जो म्यूजियम के पास, वहाँ से करीबन आधे घंटे की वॉक। तो चला मैं। और जिस रोज़ एग्जीबिशन ओपन हुआ, पहले दिन ही आधे पेंटिंग बिक गए। वेरी गुड। आधे पेंटिंग बिक गए और दूसरे दिन बाकी के आधे भी बिक गए। वजह क्या थी इसकी कि जब भी मैं एग्जीबिशन लेकर आया, मैंने कहा ना 5 फ्लॉप शो, तो हर बार कोई नई स्टाइल पकड़ी। अच्छा, नई स्टाइल पकड़ी। नई स्टाइल और नया थीम दोनों। मसलन ये मतलब आर्टिस्ट लोगों में ये इस तरह की सोच नहीं थी कि भाई चेंज करो। वो चेंज नहीं करते थे। जैसे हाँ, ये बात सही है कि जिसने जो स्टाइल पकड़ लिया उसी में ही रहता उसी था। में। जैसे हुसैन ने एक घोड़ा बनाया, उसका घोड़ा बिक गया, उसने 5 घोड़े और बनाए। 5 घोड़े बिक गए तो उसने 10 घोड़े और बनाए। यानी घोड़े ही करीबन बेचते रहे। करीबन 400-500 घोड़े बनाए और पैसा काफ़ी बना लिया, ब्रांडिंग बना लिया, अपनी ब्रांडिंग बना लिया। और बाद में फिर नए नए सब्जेक्ट लेता गया। उसके काम में कोई डाउट नहीं है कि उसका काम घटिया था, नहीं, स्टाइल भी बराबर थी, सब कुछ बराबर था। मे बी हम जब डेस्टिनी की बात करते, ऊपर वाले की बात करते, तो उसको उस रास्ते पर भेजा। और मैं नए नए प्रयोग 5 किए और 5 फ्लॉप इसलिए हुए कि लोगों का वो क्या कहते हैं, कनेक्शन नहीं बन पाया। कनेक्शन लोगों से नहीं जुड़ नहीं बन पाया। इमोशनली भी नहीं कर पाया, कलर से भी नहीं कर पाया। क्या तो अब आखिरी शो जो मैंने किया था उसमें टोटली आउट ऑफ द ब्लू, जैसे कहते हैं ना, स्टाइल भी चेंज, थीम भी सब चेंज करके ऐसा लेकर आया। वो भी बेस उसका जो था फोक आर्ट पर था कि मैं राजस्थान और मारवाड़ और ये सब घूम रहा था इंस्पिरेशन की तलाश में। तो मैंने देखा कि हर दरवाजे पर, घर घर के झोपड़ी है या हवेली है, जो भी है, हर उनके बाहर के गेट पर, दरवाजे पर एक शीशे का टुकड़ा हाँ, चिपका देते हैं। और उनकी जो कई कसीदाकारियाँ चीज़ें हैं, मतलब उनके जो डिज़ाइंस हैं, बैग्स हैं, कपड़े वगैरह, उनमें शीशे का वो बहुत इस्तेमाल करते हैं। उसमें भी बहुत होता था, लेकिन ये दरवाजे पर जो था, और दोनों तरफ एक एक पिकॉक बना दिया, हाँ, मोर बना दिया, घोड़ा बना दिया, कुछ भी बना देंगे, फूल बना दिए। तो ये मुझे भट से दिमाग में आ गया। मैंने कहा इसको मॉडर्नाइज किया जाए। एक नया एंगल निकला ना। और पता नहीं, ऐसा मुझे लगा कि ये जिसकी तलाश में मैं निकला हूँ यही है। और वो उसका दिया मैंने कैप्शन स्टाइल का, मिरर कोलाज। और पहले दिन ओपन हुआ तो पहले सवेरे सवेरे एयर इंडिया वाले आए, उन्होंने 5 पेंटिंग खरीद लिए, बाकी का आधा भी बिक गया। वही जो वो आपने जो कहा ना, कनेक्ट वाली बात वो हो गई कि मतलब वो उसको एक करेक्टर मिल गया, उसको एक बेस मिल गया। तो एयर इंडिया उन्होंने इसलिए खरीदा कि उनके अपने जो एयर इंडिया के प्लेन्स हैं तो उसमें वो पेंटिंग्स लगाते हैं, तो अपने इंडिया की थीम से जुड़ गए वो। करेक्ट। सारे पेंटिंग 7 दिन का शो ताजमहल होटल में। यहाँ एक चमत्कार और हुआ
कि मेरे जहन में ये था कि मुझे टॉप का पेंटर बनना है, राइट। जी। और मैं सोचता था टॉप यानी क्या भैया, आपको सबसे महंगी बिकने कौन है ऐसा इंडिया में कि जैसे हम कह सकते हैं ये टॉप का पेंटर है। जैसे वर्ल्ड में पिकासो का नाम लिया जाता है। पिकासो का नाम लिया जाता है कि टॉप का पेंटर कैसे कहेंगे उसको। हाँ, टॉप का उधर पेंटर। सल्वाडोर डाली भी था, कई हाँ, अच्छे अच्छे बिल्कुल। टॉप के थे। टॉप के थे। हाँ, लेकिन टॉप किसको कहेंगे ये दिमाग में घूमता रहता था। जी। और मैंने कहा कि मैं बेवकूफ़ की तरह टॉप टॉप कर रहा हूँ, समझे ना। मतलब मैं टॉप से मेरा मतलब क्या है, मकसद हाँ, टॉप का मतलब क्या? क्या मुझे ऊपर, सबसे ऊपर पहुंचना है। मेरे जहन में ये था कि भाई जैसे सबके नाम बड़े गूंज रहे हैं वैसे मेरा नाम भी गूंजे। अल्टीमेटली तो यही रिजल्ट आएगा ना, जो भी आएगा। ये एग्जीबिशन के साथ एक भूलाभाई इंस्टीट्यूट भी जुड़ा हुआ है। जी। शायद आपने नाम तो सुना है भूलाभाई देसाई वालों का। भूलाभाई देसाई रोड पर भूलाभाई देसाई जो थे वो बड़े जाने माने एडवोकेट थे। और सुभाष चंद्र बोस का केस वो लड़े थे, इंडियन नेशनल आर्मी का, जी। आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी। और उनकी जो हवेली थी या बंगला था उसमें आज़ादी से पहले सब फ्रीडम फाइटर पुलिस से बचकर इनके घर में छिप जाते थे। ये सारी लिंक थी। जी। अब उनके स्वर्गवास से पहले उन्होंने उस हवेली को जैसे डोनेट कर दिया कला के कामों कला के लिए। और वहाँ सबको एक एक कमरा काम करें। कलाकार यानी सिर्फ पेंटर नहीं, अच्छा। वहाँ अलकाजी उसको थिएटर के लिए दिया थिएटर के गया, लिए। रविशंकर उसको म्यूजिक म्यूजिक के लिए दिया गया, सिंगर थी, डांसर थी, कई, मतलब सबको एक एक कमरे। मतलब जो भी कला की जितनी भी विधाएं हैं उन सब के एक एक जो भी आए, जो जाने माने जिनकी उस टाइम जरूरत थी ताकि वो अपनी कला को पूरी तरह से अपना समय दे सके। मैं जब कॉलेज में था तो वहाँ चक्कर लगाता था कि क्या भाई प्रयोग चल रहे हैं, क्या नए एक्सपेरिमेंट आर्ट में क्या हो रहे हैं। हाँ। साथ में पता चलता था कि अलकाजी के ड्रामे कैसे होते हैं, रविशंकर का म्यूजिक क्या होता है, सब में इन्वॉल्व होता हाँ, गया। वो सब लोग भी एक तरह से अपने आप को डिस्कवर कर रहे थे। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी बातें मुझे पहले पता चली थी आरजे चीनवाला के घर पे। जी जी। हाँ, क्या अच्छी कहानी क्या होती है, पेंटिंग अच्छे आर्ट वर्क क्या होते हैं, ये सब मुझे वहाँ पता चला। अब यहाँ आने के बाद ये बड़े बड़े राइटर। अब अजीब बात ये है कि वहाँ हुसैन का भी स्टूडियो था, 1 रुपए में महीने के। और जब मैं जाता था वहाँ भूलाभाई इंस्टीट्यूट में तो एक के बाद सबके अंदर झांकता था और रिस्पॉन्स अच्छा मिलता था तो अंदर भी जाता था, बैठता था। वो लोग मोस्टली सबको बहुत अच्छा लगता था कि भाई कोई यंग लड़का है जो इंटरेस्ट ले रहा है, रेगुलरली हर हफ्ते चक्कर लगाता है। तो जब मैं हुसैन के स्टूडियो में वहाँ मैं नॉक करता था तो वो खोलकर मुंह पर दरवाज़ा मार देता था। देखो कौन? हुसैन अरे पेंटर, उसका भी वही था ना। उसे लगता है शायद कुछ चोरी ना कर ले, मतलब स्टाइल चोरी ना क्या कर ले। पेंटिंग में क्या चोरी मतलब करे? स्टाइल ना कुछ। नहीं, अच्छा, वैसे ही। पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ। ये ऊपर वाले का चक्कर है, उसको ये इल्हाम हो गया था, फीलिंग आ गई थी कि ये बंदा जो है मेरा स्टूडियो छीन लेगा। कुछ बनने जा रहा है। ये उसको पता नहीं, एक होता है ना, फीलिंग हो जाती है, इंट्यूशन से हो जाता है। इंट्यूशन, दैट इज द राइट वर्ड। अब यहाँ मेरा एग्जीबिशन जो 5 ये सुपर हिट हुआ, 6th वाला, हाँ, ताज आर्ट गैलरी वाला। ताज आर्ट गैलरी में, उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट बनाया। फिल्म्स डिवीजन से कहा गया जी। कि जो इंडिया के टॉप राइटर, पेंटर्स, म्यूजिशियन जो भी है चुनो, टॉप के जो है उन पर एक एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए। अब मुझे पैमाना पता चला कि यहाँ चाहे दुनिया ज़माना माने ना, गवर्नमेंट मानेगी कि भाई ये टॉप का है। टॉप का है। लेकिन मेरी तो कोई गुंजाइश थी ही नहीं। अभी अभी मेरा एग्जीबिशन सुपर हिट हुआ है जी। अच्छा, अब ये हुआ, तब तक मेरा नाम एज ए राइटर, धार्मिक से कार्टूनिस्ट, ये वो सब ब्रांडिंग बनता चला गया था।
अब ये पांचवा शो मेरा, अरे सिक्स्थ शो, जहाँ ये ताज आर्ट पाँच गैलरी, छः, हाँ, छठा शो मेरा शो ताज- सुपर हिट हुआ। जी और उन्हीं दिनों में 7 दिन का शो था। हुसैन को प्रमोद पति नाम के डायरेक्टर ने चुना, फिल्म्स डिवीज़न का वो टॉप डायरेक्टर था। और उसने जो भी डॉक्यूमेंट्री बनाई उसको विदेशों में अवार्ड, कनाडा में एक फेस्टिवल होता था, जी कनाडा में 1 मिनट की फिल्म जी वर्ल्ड ओवर ग्लोबल एंट्रीज जाती थी और ये अवार्ड लेकर आता था हमेशा। प्रमोद पति, ये उसका रेपुटेशन। उसने हुसैन को चुना था वो टॉप के एज ए टॉप का पेंटर, पेंटर की कैटेगरी में उसका उसको लिया गया। और उसने कहा भाई शूटिंग फला दिन है और आप, उसको पहले से बता दिया था कि 1 महीने के अंदर शूटिंग होगी और हम आपको डेट बता देंगे। और सब फाइनल हो गया, डेट बता दी उसको। और शूटिंग के 1 दिन पहले उसको रिमाइंडर करने के लिए डायरेक्टर ने खूब फ़ोन लगाया। तो उसने कहा सॉरी मैं तो पेरिस में बैठा हूँ। ओह वो हुसैन की फीलिंग बता रहा हूँ मैं, जो मेरे साथ जो उसका जो हुआ चक्कर। उसके बाद में अब इसको भी बड़ा झटका लगा, ये भी कोई मामूली डायरेक्टर नहीं था प्रमोद पति। इसको प्रोजेक्ट करना ही था। हाँ, उसको तो करना ही था, किसी को लेकर भी, किसी को भी चुनना था। उसके बाद में ये हुआ, उसने दूसरी डेट दी कि अगले महीने ये तारीख आप फ्री रखना एंड प्लीज़ अभी अब कैंसिल मत करवा। हाँ, इस बार तो चलो हो गया पेरिस में। हो गया तो हो गया, लेट अस फॉरगेट दैट। और ये दूसरी बार उसको रिमाइंड करने के लिए फ़ोन लगाया। तो हुसैन ने कहा अरे रे वेरी सॉरी मैं तो टोक्यो में बैठा हूँ। एक बार पेरिस अब उसको ऐसा गुस्सा आया, फ़ोन ही पटक दिया। इस बार का टोकना उसे पसंद नहीं आया होगा। अच्छा, एक तो झटका उसको वहाँ लगा। और उन्हीं दिनों मेरा एग्जीबिशन चल रही थी जी ताज आर्ट गैलरी में जी और प्रमोद पति बड़ा बौखलाया हुआ, डिस्टर्ब, ऊपर लंच पर आया था। अच्छा, किसी ताज होटल में, ताज होटल के रेस्टोरेंट लंच पर जाने का वो होते हैं ना बिजनेस के, बिल्कुल। डीलिंग वाले जो होते हैं, कुछ बिजनेस डील करना है तो ताज आर्ट गैलरी में, ताजमहल होटल में फर्स्ट फ्लोर पर प्रेस्टिजियस आर्ट गैलरी जो है ग्राउंड फ्लोर पर, और शॉपिंग एरिया भी है नीचे है। जी मेरी एग्जीबिशन चल रही थी, वो ऊपर से लंच लेके नीचे आया और वैसे ही चक्कर लगा रहा था क्या क्या बिक रहा है, ये करते करते गैलरी के पास आया और उसने दरवाजे से मेरी पेंटिंग्स देखी और सीधा मेरे पास आया, आई वुड लाइक टू मेक ए फिल्म ऑन यू। वाह। तो यहाँ भी एक बार फिर कुदरत ने आपको इस तरह से कनेक्ट किया कि मिस्टर M.F. हुसैन जो थे वो फिर से बिजी हो गए। तो जो फिल्म डिवीजन के डायरेक्टर थे वो आए और उन्होंने कहा आई वांट टू मेक वन फिल्म ऑन यू। दैट वाज एक्सीडेंटली ही केम। हाँ, एक्सीडेंटली ही केम एज ए विजिटर कि जरा देखते हैं क्या है। तो ये पेंटिंग का इम्पैक्ट क्या होता था, इससे आपको अंदाज़ा लगा कि पेंटर, अब मैं काफ़ी तरक्की कर चुका था। अब वहाँ भोलाभाई इंस्टीट्यूट में जहाँ हुसैन को कमरा दिया गया था, वो भी उसके साथ भी एक शर्त जुड़ी हुई थी जी कि भाई आपको अटेंड करना है, काम यहीं करना है, ये नहीं कि ताला मार के विदेश में भटक रहे हो या कहीं भी भटक रहे हो। तो उसको भी वार्निंग दी गई थी। उसने कहा बस मैं आ रहा हूँ, अभी मैं ये करूँगा वो करूँगा। उसके भी फिर 1 महीना निकल रहा है, वो नहीं आया, तो वो कंडीशन पूरी नहीं कर पाया वो। और हुआ ये कि जब वो लौटा तो उसको फ़ोन गया कि आपके पेंटिंग्स पैक करके हमने गेट पर रख दी है, उठा के ले जाना। कमरा खाली हो गया, उठा के ले जाना। और मैं वहीं खड़ा था और मुझसे कहा अभी ये कमरा तेरा है। वेरी गुड। तो मुझे स्टूडियो भी मिल गया, और मेरा सपना मुझे टॉप पर पहुंचना है वो पूरा हो गया, क्योंकि आपके ऊपर तो डॉक्यूमेंट्री बन गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिल्म डिवीजन ने आपको टॉप पेंटर की कैटेगरी में आपके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना डाली। तो ये सपना भी पूरा हो गया आपका। और फिल्म का नाम भी आबिद रखा। अच्छा।
और आज भी वायरल है वो। हाँ, नहीं होगी बिल्कुल। नहीं, वो कई मतलब फिल्म डिवीजन में कई फिल्में बनी। कई फिल्में बनी। हाँ, लेकिन मेरी फिल्म जो है इतना मुझे मालूम है कि वायरल इसलिए कि अब दुनिया छोटी हो गई है और मैसेजेस आते रहते मैसेज भी हैं, आते हैं, सर और वी हाँ, आपको वॉच पता यू। चलता रहता है कि भी हमने देखी है, वहां देखी, ऐसी बस देखी। बस बस यही और ये एक अच्छा बात हो गई है कि डिजिटल होने के बाद से यूट्यूब पर आ गए हैं, तो वो चीजें जो हम लोग नहीं देख पा रहे थे वो हम देख पा रहे हैं, तो चीजें हो पा रही हैं। तो फिल्म इंडस्ट्री से आपका, जैसे अभी आपने बताया कि भाई आपने स्पॉट बॉय के तौर पे काम किया, सुप्रिया चौधरी की सैंडल पहनाने वाली बात तो हुई, लेकिन इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी आपका एज ए टॉप राइटर भी एक रिकग्निशन हुआ जब राज कपूर साहब ने आपके नॉवल दौड़ के ऊपर फिल्म बनाने का डिसीजन लिया। वो Correct. इंसिडेंट क्या था, और वो फिल्म मतलब क्यों नहीं बन पाई, क्या रहा उसका थोड़ा? अब ये आपका नॉवल दौड़ के नाम से था ना? दौड़, नाम दौड़ था। अच्छा। वो उसके ऊपर कॉमिक्स आ गए थे। कॉमिक्स धारावाहिक सीरियलाइज हो रहा था जी। ऑल ओवर इंडिया। जी। तेरे इंग्लिश, गुजराती, हिंदी। बंगाली, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस है, सब में एवरी वीक एक इंस्टॉलमेंट छपता था। जैसे है। टार्जन फैंटम के छपते थे, ठीक है। वैसे ही इलस्ट्रेटेड वीकली का हाफ पेज, ठीक है। और 4 इंस्टॉलमेंट छपे थे। जो उन्होंने पढ़े राज कपूर साहब ने। और मुझे आरके से फ़ोन आया जी। कि साहब आपसे मिलना चाहते। तो मैं तो उछल पड़ा, मैंने कहा यार राज साहब मुझसे मिलना चाहते। और तो मैंने कहा भाई किस खुशी में। वो सेक्रेटरी थी उनकी। तो बोले कुछ आपकी कोई कहानी उनको पसंद आई है, तो बताओ कब आऊँ मैं। अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ, जाके मैं मीटिंग, उनकी कैबिन अलग थी आर के इधर ये चेंबूर में जी। जो स्टूडियो था बहुत बड़ा, उसमें एक उनकी कैबिन थी। और कैबिन, मुझे वो कैबिन में बिठाया गया। वहाँ राज साहब ने चाय कॉफ़ी ये वो केक बिस्किट, पहले तो मुझे खुश कर दिया एकदम। और ये इम्पैक्ट राज कपूर ने डाला कि भाई मैं कोई बहुत बड़ा सुपरमैन नहीं हूँ, हम दोनों एक हैं। ये बहुत बड़ी खूबी थी उसमें। जी। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं सोचता था, वो जो ईगो बूस्टअप करता था मेरा, यानी सबका करता होगा वो, अब मैं अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, तो ऐसा बूस्टअप करता था ईगो मेरा कि मैं सोचता था ये बेवकूफ़ मेरे सामने कौन बैठा है। और फिर बाहर निकल कर बोले साले ने फिर बेवकूफ़ बनाया। तो अपना काम अपने पसंद का काम निकालने के लिए आपको उस मोड में डाल दिया। बस 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 बस। तो करीबन 1.5-2 साल तक साथ में काम किया स्क्रिप्ट राइटिंग पर। मुझे स्क्रिप्ट राइटिंग का काम भी उन्होंने कहा कि अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर। हाँ ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कहा भाई सोचने का टाइम दे, सोच कर बताता हूँ मैं, क्योंकि मुझे मालूम था कि उनकी दिनचर्या जो शाम में शुरू होती थी सनसेट के बाद, और मेरी दिनचर्या सूर्योदय के साथ होती थी, वो मैच नहीं हो रही है। और प्लस मुझे पेंटर बनना था, मुझे स्क्रिप्ट राइटर नहीं बनना था। मुझे बॉलीवुड में कोई मेरा मतलब ही नहीं था जाने का। हाँ, ये बात दूसरी थी कि आपकी कहानी पर फिल्म बन जाती, वो एक अलग बात थी। तो ठीक है बन जाती, तब भी मैं तो जाता नहीं। आज भी मतलब अभी मेरा एक उपन्यास अभी आया है, जी। सूफी द इनविजिबल मैन ऑफ द अंडरवर्ल्ड। ये छपा के कई प्रोड्यूसर के फ़ोन आए, और अल्टीमेटली धुरंधर के राइटर ने और उसका जो प्रोड्यूसर था उसने राइट्स ले लिए हैं। हाँ। अरे वाह, मुबारक। नहीं, ये बात 4 साल पहले की है। अच्छा। तब वो धुरंधर नहीं थी उसके पास। ओके। पहली धुरंधर से पहले ये मेरी सूफी पर मूवी बनाने वाला था। अच्छा। हमारी कई सिटिंग्स हुई, ये हुई, और सडनली ये धुरंधर घुस गई। सेकंड धुरंधर। उन्हें लगा कि ये प्रोजेक्ट थोड़ा ज़्यादा हॉट है, तो अभी तो मेरा फिर उसने साइड में रख दिया। एनीवे दे तो होते रहता है सारा, आगे पीछे आगे पीछे चलता रहता है। तो आपके 4 सपने पूरे हो गए कार्टूनिस्ट का। मतलब कार्टूनिस्ट का आपका सपना नहीं था, सपना तो यही था कि टॉप का पेंटर मेरी पहचान बने, लेकिन उसके साथ साथ आपकी कहानीकार के तौर पे पहचान बनी, वो जर्नी रही। कार्टूनिस्ट के तौर पे सबसे बड़ी पहचान बनी, वो जर्नी रही। कहानीकार मैं किस लिए बना, वही इनकम मिले तो मैं कैनवास खरीद सकूं। हाँ, लेकिन आपको ये अचीवमेंट बहुत बड़ी बात है। आपने सिर्फ सोचा नहीं, बल्कि आपकी कहानियां छपी
और लोगों ने हाँ, पसंद की, पसंद किया। आपको मतलब कहानीकार के तौर पर एक्सेप्ट किया गया, ये बड़ी बात है। आपने चाहा या नहीं चाहा वो एक अलग बात है। कार्टूनिस्ट के तौर पे भी आपको एक्सेप्ट किया गया, भले ही वो बहुत आपने इनकम नहीं, के नहीं, लिए, जिस फील्ड में हाथ डाला, हाँ उसमें वहां पे आपको टॉप पर ही एक्सेप्ट किया गया है। ये भी हो गया। और अभी जो ये हो गए आपके 3 सपने पूरे हो गए, 3 जगह पे 3 फील्ड में आपका रिकग्निशन हो गया। लेकिन अभी आप जो एक बहुत बड़ा सपना लेके चल रहे हैं, जो हम इतनी देर से देख रहे हैं, आपकी टी शर्ट पर ये लोगो लगा हुआ है, सेव एवरी ड्रॉप और ड्रॉप डेड। right. आप काफी सालों से शायद पानी बचाने को लेकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं। 20 साल से अब आपका यही सपना है कि मतलब हमारे देश के जो लोग हैं वो पानी की जो अहमियत है उसको समझे और बचाएं। और आप अकेला 1 मैन आर्मी करके जो इसको काम को कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और इसमें भी आपने एक क्रिएटिव पर्सन के तौर पे बहुत सारी चीजें क्रिएटिव की हैं और क्रिएटिवली लोगों को इस तरह से जोड़ा है कि वो पानी को वेस्ट करने से घबराने लगे। तो वो उसके ऊपर ये बहुत अहम बात है। और ये अभी आपकी यही सबसे ज्यादा अहम जर्नी चल रही है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उसके लिए पूरे अलग एपिसोड में। अभी हम इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि इस एपिसोड की ये जो आपकी जर्नी है बहुत अहम है, देश के लिए, समाज के लिए, हर चीज के लिए। और आप अकेले जिस काम को ये कर रहे हैं उसके बारे में और जिस तरह से क्रिएटिवली कर रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। और 1-2 पॉइंट मैं बताऊंगा इसके जी जो अगली बार काम आएंगे। जी। एक तो ये कि यूएनओ ने प्रचार मेरा शुरू कर दिया। अच्छा, यानी आज तक किसी एनजीओ का प्रचार यूएनओ ने किया हो ऐसा मुझे भी नहीं मालूम है। अच्छा, ये भी एक पहली बार एक अचीवमेंट है। हाँ, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि यूएनओ ने आपके कैंपेन का और आपका प्रचार करना शुरू कर दिया कि 3 साल तक ट्वीट करते रहे। हाँ, फॉलो अप इट शुरू। हाँ, कि इस तरह से ये काम किया जा रहा है पानी को बचाने के लिए। दूसरा ये कि ये अब तक जितने भी कैंपेन हुए पानी के लिए जी, या तो गंगा मैया को बचाना है या झील को बचाना है या समंदर को बचाना है, किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई गंगा मैया को बचाना है तो मैं बम्बई में कैसे बचाऊं। हाँ। जब ये ख्याल आया तो फिर मैंने सोचना शुरू किया। और सोचने में हमेशा मैं एक कदम आगे रहता हूँ। कोई नया एंगल तो बूंद का किसी ने सोचा नहीं था, जिस पर अगली बार बात करेंगे। ये बस देखिए कितना अच्छा पॉइंट किया कि वो लोग जो मुंबई में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, जिनके आसपास नदी नहीं बहती है और समंदर में तो घूमने ही जाना होगा, उसको बचाएंगे कैसे, लेकिन वो भी पानी को किस तरह से बचा सकते हैं, वो इनका जो कैंपेन है वो उन्हें सिखा रहा है। और मुंबई के लोग हमेशा से बड़े जागरूक रहे हैं और जब भी उनके सामने इस तरह की कोई बात आई है तो उन्होंने आगे बढ़कर उसको एक्सेप्ट किया। तो वो इनका जो कैंपेन है कैसे चल रहा है और इनका ये सपना कैसे पूरा हो रहा है, इसके ऊपर हम अलग से पूरी बातचीत करेंगे अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, लेकिन आगे हम बातचीत को जारी रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अभी नेक्स्ट एपिसोड में हम इनकी आबिद सुरती साहब की ये जो जर्नी है पानी बचाने की, जिसमें पूरी तरह से 20 साल से अपने आप को डेडिकेट किए हुए हैं, उसके बारे में बातचीत करेंगे। थैंक यू। के संसार के साथ आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें और हम आपके लिए ढेर सारा बॉलीवुड और ढेर सारी कहानियां लाते रहेंगे।